बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का लेक्चर जो है वो पॉलीमर रिएक्शंस को लेके थर्ड लेक्चर है। आज के जो पॉलीमर रिएक्शंस हैं उनमें ज़्यादातर जो रिएक्शन हैं वो जर्नल हैं, हमने पढ़े हुए हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि पॉलीमर में यहाँ पे फंक्शनैलिटी मौजूद होगी हम सेम मेकनिज़म के साथ, जैसा कि एक माइक्रोमोलिक्यूल में हम बात करते हैं रिएक्शन मेकनिज़म की, वैसे ही परफॉर्म करेंगे। क्योंकि इन नॉर्मल रिएक्शन जो हैं इनके मेकनिज़म हम छोटी क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं, तो मास्टर्स लेवल पे उन मेकनिज़म को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं। हमने सिर्फ उन रिएक्शंस को स्टडी करना है कि पॉलीमर किस तरह के रिएक्शन जो हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं या किस तरह के प्रोडक्ट हमें दे सकते हैं। सबसे पहले मैं जिस रिएक्शन की बात करूँगा उसको हॉफमैन डिग्रेडेशन कहते हैं। हॉफमैन डिग्रेडेशन हाइड्रोक्सी ग्रुप की मौजूदगी में और ब्रोमिनेशन के साथ। हॉफमैन रिएक्शन में या इस डिग्रेडेशन में हम एक एमाइड ग्रुप में से कार्बोनाइल ग्रुप को माइनस करते हुए उसे एमाइन में कन्वर्ट करते हैं। तो ये हमारे पास रिएक्शन है जिसमें पॉलीइक्राइलो एमाइड पॉलीमर है। इसमें हम ये वाला ग्रुप माइनस करते हुए इस NH2 के साथ चलते हैं और पॉलीविनाइल एमाइन में कन्वर्ट करते हैं। मैकेनिज़्म जैसे कि मैंने पहले बोला, यहाँ पे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत एज इट नहीं है। पॉलीक्राइलेमाइड को हमने पॉलीविनाइल एमाइन में कन्वर्ट किया, यानी एमाइड ग्रुप को एमाइन में कन्वर्ट किया। दिस इज़ कॉल्ड हॉफमैन डिग्रेडेशन। नेक्स्ट इज सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में जैसे हमने मैकेनिज़्म इसको बेंजीन के रिलेटेड जब मैकेनिज़्म को स्टडी करते हैं या छोटी क्लासेस में हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में, तो वहाँ पे सल्फोनेशन की बात हम करते हैं। सल्फोनेशन में सल्फ्यूरिक एसिड हमारे पास रिएक्टेंट होता है और सल्फ्यूरिक एसिड ही एज अ कैटलिस्ट एक्ट करता है। तो सल्फोनेशन में जैसे आप सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे इसके अंदर, तो यहाँ पे मैंने जो सल्फोनिक ग्रुप ऐड किया है इस रिंग के ऊपर, इस तरह ऐड करने का मतलब ये है कि ये किसी भी ऑर्थो मेटा पैरा पोजिशन पे इसकी अटैचमेंट हो सकती है। दिस विल डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर कि ये किस जगह पे आके अटैच होगा। तो सल्फोनेशन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग पे होती है, बट हाई टेम्परेचर पे आप इसको मेटा पे ला सकते हैं। इसका मतलब यह है कि वो किसी भी कार्बन मेंबर पे मौजूद हो सकता है सल्फोनिक ग्रुप, इसलिए मैंने इसको इस तरह मेंशन किया। उसके बाद फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन हम अच्छी तरह जानते हैं, दो तरह के होते हैं, अल्काइलेशन होती है, एसाइलेशन होती है। तो अल्काइलेशन हो या एसाइलेशन हो, हम उसमें एक लेवस एसिड को एज अ कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, जो कि नॉर्मली होता है एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। इस कैटलिस्ट की मौजूदगी में हमने साइक्लोहेक्सीन ऐड की, मतलब हम यहाँ पे अल्काइलेशन करवाने जा रहे हैं। तो हमने साइक्लोहेक्सीन ऐड की। ये जो साइक्लोहेक्सीन है इस डबल बॉन्ड की प्लेस से इसके साथ आके अटैच हो जाएगी और पॉलीस्टाइरीन से पॉलीविनाइल साइक्लोहेक्साइल बेंजीन हमें मिलेगी। पॉलीविनाइल साइक्लोहेक्साइल बेंजीन, ये हमें पॉलीमर मिलेगा। उसके बाद फ्लोरीनेशन की हम बात करते हैं। तो फ्लोरीनेशन जो है इसके लिए सनलाइट, लिटिल बिट सनलाइट इज़ नेसेसरी। फ्लोरीनेशन जब भी होगी ये एक्सप्लोसिव टाइप ऑफ रिएक्शन हो सकता है, इसलिए इसको कंट्रोल्ड रखना पड़ता है। फ्लोरीनेशन ज़रा कम नहीं करवाते हैं, विगरस रिएक्शन है। तो पॉलीस्टाइरीन के ऊपर जैसे फ्लोरीन ऐड करते हैं तो इस बेंजीन रिंग के ऊपर यहाँ पे हाइड्रोजन है, वहाँ पे फ्लोरीन आ जाती है, यानी पर फ्लोरो पॉलीस्टाइरीन बना दिया जाता है। फ्लोरीनेशन ऑफ पॉलीस्टाइरीन से पर फ्लोरो पॉलीस्टाइरीन बनता है, यानी बेंजीन रिंग का हर हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा फ्लोरीन के साथ। उसके बाद हम साइक्लाइजेशन रिएक्शन करने जा रहे हैं। साइक्लाइजेशन रिएक्शन में दो या दो से ज़्यादा जो मोनोमर्स होते हैं, लीनियर पॉलीमर्स होते हैं, वो आपस में कुछ इस तरह से कनेक्टिविटी शो करते हैं कि वो साइक्लाइज कर लेते हैं खुद को।
यानी साइक्लाइजेशन हो जाती है उनकी। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ। पॉलीविनाइल अल्कोहल है मेरे पास, मैंने एक छोटा मॉलिक्यूल माइक्रो मॉलिक्यूल यूज़ किया, फॉर्मेल्डिहाइड HCHO। फॉर्मेल्डिहाइड क्या आता है, बड़ा सिंपल मैकेनिज़्म है, इसके ज़रिए इन दोनों OH पे इसके फर्दर अटैक से ये जो CH2 ग्रुप है वो दरमियान में आएगा, इससे बनेगा पॉलीविनाइल अल्कोहल से पॉलीविनाइल फॉर्मल, फॉर्मेल्डिहाइड से पॉलीविनाइल फॉर्मल। और यहाँ पे अगर मैं एल्डिहाइड चेंज कर दूँ, एक कार्बन वाले एल्डिहाइड के बजाय 4 कार्बन वाला एल्डिहाइड यूज़ करूँ, यानी ब्यूटानल यूज़ करूँ, तो ये जो इसका मेंबर होगा C3H7 ये दरमियान में आ जाएगा, और ये मेंबर यहाँ पे इन दोनों के साथ रिएक्ट करके ये वाला प्रोसेस एलिमिनेशन ऑफ अ लिटिल बिट स्मॉल प्रोडक्ट ये भी हो सकती है, होगी, लेकिन हमें जो ज़्यादा कंसर्न है वो हमारे पॉलीमर से है। साइक्लाइजेशन हो जाती है इस पॉलीमर की अपने ही 2 ग्रुप्स के दरमियान इस तरह, तो इसे पॉलीविनाइल ब्यूटाइरल कहेंगे। जैसे वो फॉर्मल था, ये ब्यूटानल से, इसको ब्यूटरल्डिहाइड भी कहते हैं, तो इसलिए ब्यूटाइरल कहा गया इसे, पॉलीविनाइल ब्यूटाइरल। सो नेचुरल रबर को हम साइक्लाइज करवा सकते हैं। जब नेचुरल रबर को हम साइक्लाइज करवाएंगे, नेचुरल रबर जो होती है अपनी नेचर में काफ़ी हार्ड एंड स्टिफ होती है, अगर हम उसे थोड़ा सॉफ्टन करना चाहते हैं हम उसकी साइक्लाइजेशन करवा देते हैं। जैसे ही नेचुरल रबर की साइक्लाइजेशन होगी तो वो कोटिंग या एडहेसिव्स की शक्ल में हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। टाइप ऑफ प्लास्टिक, एक प्लास्टिक टाइप प्लास्टी सी वो चीज़ बन जाती है जिसमें हायर प्लास्टिसिटी होगी, यानी वो हार्ड एंड स्टिफ चीज़ से थोड़ा सॉफ्टन हो जाएगी जिस वक्त आप नेचुरल रबर को साइक्लाइज करवाएंगे। तो ये 3 जो एग्जांपल्स हैं जिसमें पॉलीविनाइल अल्कोहल फॉर्मेल्डिहाइड के साथ, पॉलीविनाइल अल्कोहल ब्यूटानल्डिहाइड के साथ या ब्यूटानल के साथ, ब्यूटाइरल्डिहाइड के साथ, और तीसरा जिसमें नेचुरल रबर को आप साइक्लाइज्ड रबर में कन्वर्ट करते हैं, ये 3 एग्जांपल हम साइक्लाइजेशन में करेंगे। उसके बाद है क्रॉस लिंकिंग रिएक्शंस। तो क्रॉस लिंकिंग रिएक्शंस के बारे में याद रखिएगा, ये इंडस्ट्रियली बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें जो लीनियर पॉलीमर्स होते हैं उनकी आपस में ब्रिजिंग होती है और क्रॉस लिंक्स बन जाते हैं, यानी जो लीनियर पॉलीमर्स होते हैं उनकी क्रॉस लिंकिंग हो जाती है। यानी आप ये कह सकते हो कि 1 डायमेंशनल पॉलीमर्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू 2 और 3 डायमेंशनल पॉलीमर्स। इंटर नेटवर्किंग हो जाती है, इंटरलिंकिंग हो जाती है उनकी। 3D पॉलीमर हमें मिलता है, 3 डायमेंशनल पॉलीमर इससे। और क्रॉस लिंकिंग में ये बात याद रखिएगा, 2 तरह की होगी क्रॉस लिंकिंग। एक होती है जो कोवलेंट बॉन्ड की मौजूदगी में होती है, उसे केमिकल क्रॉस लिंकिंग कहते हैं, और एक है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, इंटरमोलेकुलर फोर्सेस होती हैं जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसे हम फिज़िकल क्रॉस लिंकिंग कहते हैं। तो जो फिज़िकल क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू केमिकल क्रॉस लिंकिंग, क्योंकि याद रखें ये जो फिज़िकल क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर्स होते हैं ये रिवर्सिबल होते हैं, जबकि ये इरिवर्सिबल होते हैं। एक दफ़ा केमिकली वो इंटरलिंक हो गए तो मुश्किल हो जाता है हमारे लिए रिवर्स जाना उस पॉलीमर में, जबकि फ़िज़िकल में हम रिवर्स भी जा सकते हैं। ये इंडस्ट्रियली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इनको आसानी से रिवर्स किया जा सकता है बाय प्रोवाइडिंग हीट और डिज़ोल्विंग इन सम सूटेबल सॉल्वेंट। या तो किसी सूटेबल सॉल्वेंट के अंदर इनको डिज़ोल्व कर दें या आप इनको हीट कर दें। इनके TM इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है इससे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, ये दोबारा रिवर्सिबल प्रोसेस के साथ ये पहली वाली फॉर्म में वापस आ जाएंगे, जबकि इसके लिए ये काम करना मुश्किल है। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक कंडीशन देना पड़ती हैं, तभी ये केमिकल बॉन्ड्स टूटते हैं और इनको फिर कहीं जाके आप रिवर्स कर सकते हो। सो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो फिज़िकल क्रॉस लिंक्ड होते हैं जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग या इंटरमोलेकुलर फोर्सेस होती हैं। अब मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल दूंगा क्रॉस लिंकिंग की। 2 एग्जांपल्स यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे और इन्हीं को आपने याद करना है। हमारे पास स्टायरीन है और एक डाईविनाइल बेंजीन है। अब डाईविनाइल बेंजीन और स्टायरीन, तो ये देखें यहाँ पे आपको 2 जगह पे फंक्शनैलिटी नज़र आ रही है और इसमें एक जगह पे फंक्शनैलिटी है।
तो जैसे ही ये सिंगल फंक्शनैलिटी के साथ इस डुअल फंक्शनैलिटी के साथ रिएक्ट करता है, यानी दो बाई फंक्शनल है ये वाला पॉलीमर, तो इसके साथ रिएक्ट करते ही आपको 3 डायमेंशनल लिंकिंग नज़र आएगी, जिसमें ये देखें ये स्टाइरिन मिलते मिलते ऊपर पॉलीस्टाइरिन बना रहा है, लेकिन एक इसका जो बेंजीन रिंग है वो फर्दर अटैच हो रहा है डाई विनाइल अल्कोहल के साथ, डाई विनाइल बेंजीन के साथ, और नीचे डाई विनाइल बेंजीन फर्दर स्टाइरिन के साथ। यानी इसमें एक रैंडम सा सिलसिला शुरू हो जाएगा जिसमें ये वाला स्टाइरिन कहीं भी किसी जगह भी जाके 3 डायमेंशनली इसके साथ अटैच हो सकता है। और अब मैं आपको एक ऐसे क्रॉस लिंकिंग की एग्जांपल देने जा रहा हूँ जिसमें हम 2 यूज़ नहीं कर रहे, 3 मोनोमर यूज़ कर रहे हैं। या इसमें एक बाईफंक्शनल है, दूसरा भी बाईफंक्शनल है, ये डाइओल है, ये डाइओइक है, और जो तीसरा है वो ट्राईफंक्शनल कंपाउंड है हमारे पास, जिसमें 3 जगह पे OH आ रहा है। तो ये देखें पहले इनकी आपस में लिंकिंग होती चली जाएगी, इसकी इसके साथ, इसकी फर्दर इसके साथ, इसकी आगे इसके साथ भी हो सकती है, इसके साथ भी हो सकती है, तभी मैंने इसको रैंडमली ओरिएंटेड पॉलीमर बोला है। लेकिन ये जो R3 के साथ आपको ये जो थर्ड वाला OH नज़र आ रहा है, ये इस लाइन की बजाय नीचे भी रिएक्ट करना शुरू कर देता है, और ये OH नीचे इस सेकंड वाले के साथ रिएक्ट करते हुए जाता है, और नीचे फिर एक और सिलसिला शुरू हो जाता है R3 वाला। यानी इस तरह 3D नेटवर्क्ड आपको पॉलीमर मिलेगा, इसको हम क्रॉस लिंकिंग कहते हैं। तो 2 एग्जांपल हमने क्रॉस लिंकिंग की पढ़ी। आज हमने हॉफमैन डिग्रेडेशन को स्टडी किया, सल्फोनेशन को स्टडी किया, फ्लोरिनेशन को स्टडी किया, उसके बाद हमने साइक्लाइजेशन में 2 एग्जांपल बल्कि 3 एग्जांपल डिस्कस किए हैं, और फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन को स्टडी किया है, और इसके बाद हम क्रॉस लिंकिंग में आए हैं। क्रॉस लिंकिंग को स्टडी किया, कितनी टाइप की क्रॉस लिंकिंग होती है। क्रॉस लिंकिंग में हमने 2 एग्जांपल्स पढ़ी हैं जिसमें बाई फंक्शनैलिटी और ट्राई फंक्शनल कंपाउंड्स मौजूद थे। सो आज इंशाल्लाह इतना ही। अल्लाह।